बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड कौन सा ग्लैंड है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन जो ग्लैंड होते हैं वो कैसे ग्लैंड होते हैं? डकलेस ग्लैंड होते हैं, यानी कि ये अपनी सारी सिक्रीशन कहाँ डालते हैं? डायरेक्ट ब्लड के अंदर, किसी डक के जरिए अपनी कोई भी चीज़ सिक्रीट नहीं करते। और दूसरा, ये सिक्रीट कहीं और से हो रहे होते हैं, इनका फंक्शन कहीं और जा रहा होता है, जो हमने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा था, एंटीरियर पिट्यूटरी में और हाइपोथैलेमस में। खैर, पैराथायरॉयड ग्लैंड कैसा ग्लैंड होते हैं? 4 होते हैं छोटे छोटे से पी साइज के ग्लैंड, और ये कहाँ पर होते हैं? बैक ऑफ द थायराइड पर। तो 4 तरह के 4 होते हैं टोटल पैराथायरॉयड ग्लैंड, और हम इनको 2 पेयर्स भी कह सकते हैं। तो 2 पेयर भी जो है कभी सवाल आ सकता है कि 2 पेयर्स। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड 4 होते हैं और 2 पेयर में होते हैं। इससे जो हार्मोन रिलीज होता है उस हार्मोन का नाम है पैरेथ हार्मोन। पैरेथ हार्मोन की शॉर्ट फॉर्म PTHB है। पैरेथ हार्मोन कैसा हार्मोन है? पेप्टाइड हार्मोन है। पेप्टाइड हार्मोन वो हार्मोन होते हैं जिनमें जो है अमाइनो एसिड की शॉर्ट चेन होती है। अगर अगर जो है 100 अमाइनो एसिड, पेप्टाइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसमें शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं, यानी कि मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 100 अमाइनो एसिड की चेन होनी चाहिए। अगर 100 से ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको कहा जाता है प्रोटीन हार्मोन, और अगर 100 अमाइनो एसिड की चेन होती है तो उसको कहते हैं हम पेप्टाइड हार्मोन। क्योंकि अमाइनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसका नाम क्या होता है? पेप्टाइड लिंकेज। इस वजह से इसका नाम पेप्टाइड हार्मोन रखा गया है। और दूसरा, शॉर्ट चेन अमाइनो एसिड है, 100 चेन की है, तो इस वजह से भी इसका नाम पेप्टाइड हार्मोन है। ये रिलीज कब होता है? जब कैल्शियम का लेवल क्या होता है? कम होता है ब्लड के अंदर। तो उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, हाइपोकैल्सीमिया। हाइपोकैल्सीमिया, इसमें ईमिया का मतलब है ब्लड, कैल्सी का मतलब है कैल्शियम, और हाइपो का मतलब है कम, यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल क्या है? कम है। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल कम होता है तो पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथ हार्मोन रिलीज होता है और कैल्शियम के लेवल को दोबारा से इंक्रीज करके नॉर्मल पर ले आता है। ये किस तरह से जो है कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है वो देख लेते हैं। ये 3 मैकेनिज्म परफॉर्म करता है। पहले तो ये करता है ऑस्टियोक्लास्ट सेल जो है उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज करा देता है। ऑस्टियोक्लास्ट सेल, बोन के अंदर जो सेल होते हैं, एक होता है ऑस्टियोब्लास्ट, एक होता है ऑस्टियोसाइट और तीसरा होता है ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोक्लास्ट एक ऐसा सेल है जो क्या करता है? बोन को तोड़ता है, यानी कि ये वो सेल है जो बोन की ब्रेक डाउन करवाता है। और बाकी के ऊपर के जो 2 सेल हैं, इन 2 सेल का काम होता है बोन की फॉर्मेशन कराना। अब हमेशा ऐसा नहीं होता कि बोन बनती ही रहे। तो ये जो मैकेनिज्म है ना, ये कंटिन्यूसली चलता रहता है कि एक जगह से बोन बनती भी रहती है और टूटती भी रहती है। अगर हमेशा बोन बनती रहेगी तो बोन का स्ट्रक्चर ही अजीब सा हो जाएगा, बोन बहुत थिक हो जाएगी। तो दोनों मैकेनिज्म साथ साथ चलते रहते हैं। कहीं से बोन ज़्यादा अगर बन जाती है तो वहाँ पर ऑस्टियोक्लास्ट सेल आते हैं, बोन को तोड़ते हैं। जब बोन को तोड़ते हैं तो उससे कैल्शियम रिलीज होता है, क्योंकि बोन के अंदर जो है कैल्शियम डिपॉजिट होता है जो बोन को हार्ड बनाता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज करा देंगे। अगर ऑस्टियोक्लास्ट का लेवल इंक्रीज हो जाएगा तो बोन की ब्रेकडाउन इंक्रीज हो जाएगी। तो बोन जब टूटेगी तो उसमें से क्या रिलीज होगा? कैल्शियम, और कैल्शियम रिलीज होकर कहाँ आ जाएगा? ब्लड के अंदर। तो इस तरह से कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा है कि कैल्शियम को किडनी से रीअब्जॉर्ब करवाया जाएगा। जब ब्लड जो है गुजरता है नेफ्रॉन से बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस कैप्सूल से जब गुजर के जा रहा होता है पूरा नेफ्रॉन के पार्ट से, तो वहाँ पर क्या होता है? कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है। तो कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कौन सा हार्मोन कराता है? पैरेथ हार्मोन। लेकिन किडनी के अंदर कहाँ से रीअब्जॉर्प्शन कराई जाती है? किडनी के अंदर इसका जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन के भी बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो है पैरेथ हार्मोन आता है और क्या करता है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है और वहां से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। तीसरा है एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी को एक्टिवेट कराता है ये हार्मोन। कहाँ कहाँ से विटामिन डी एक्टिवेट हो सकती है? एक तो लिवर से होती है और दूसरा कहाँ से होती है? किडनी से। तो इन 2 जगह से विटामिन डी को एक्टिवेट कराया जाता है। जब विटामिन डी एक्टिवेट होती है तो ये क्या करती है? इंटेस्टाइन के पास जाती है और वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इंक्रीज करती है, यानी कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो रीअब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है। इसी तरह किडनी में से भी क्या होता है कि DCT से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाई जाती है। और ऑस्टियोक्लास्ट सेल क्या करते हैं? बोन को तोड़ के बोन से कैल्शियम के लेवल को रिलीज कराता है। तो इन 3 तरह से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करा के नॉर्मल पर लाया जाता है। तो ये कौन सा हार्मोन कराता है? पैरेथ हार्मोन।
अगर ऐसा हो कि हाइपोपैराथायराइडिज्म हो गई, यानी कि पैरा हार्मोन का लेवल कम हो गया, अगर पैरा हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली कैल्शियम का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब कैल्शियम का लेवल कम होता है ना, तो सोडियम और पोटेशियम का लेवल ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। तो जब सोडियम और पोटेशियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो एक कंडीशन हो जाती है जिसको हम कहते हैं टेटनी, यानी कि मसल स्पेजम। टेटनी इज अ सडन इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टीरिएटेड मसल। इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगती है स्टीरिएटेड मसल की, जो कि स्केलेटल मसल होते हैं। हमारे जो स्केलेटल मसल है वो वैसे क्या होते हैं, वॉलेंट्री होते हैं, हमारे कंट्रोल में होते हैं। बट इस टर्म में क्या होता है कि वो खुद ब खुद, इनवॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद जो है कॉन्ट्रैक्शन और मूवमेंट जो है स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टर्म को कहा जाता है टेटनी। अच्छा, दूसरी है हाइपर पैराथायराइडिज्म। अगर पैराथ हार्मोन का लेवल जो है इंक्रीज हो जाए तो उससे क्या होगा कि ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम जो है ब्लड के अंदर आने लगेगा। जो ऑस्टियोक्लास्ट वो सेल हैं जो बोन को तोड़ते हैं, तो बोन की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाएगी। बोन की जब ब्रेकडाउन ज़्यादा होगी तो बोन क्या हो जाएंगी, पोरस हो जाएंगी, अंदर से खोखली हो जाती हैं। तो इस वजह से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियो मीन बोन्स और पोरोसिस मीन पोर्स या पोरोसिटी का हो जाना बोन्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बोन्स जो है वो इजीली डिफॉर्म हो सकती हैं, ब्रेक डाउन हो सकती हैं। और ये जो पेशेंट होते हैं इनकी जो बोन होती है वो काफ़ी ज़्यादा थिन होती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि ब्लड के अंदर हमेशा कैल्शियम का लेवल जो है अब क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इंक्रीज रहेगा। हाइपोथायराइडिज्म में क्या होता है, कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होता है क्योंकि पीटीएच का लेवल भी डिक्रीज है। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है कि कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्यों, क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है। पैराथायराइड हार्मोन का लेवल इंक्रीज है तो ऑस्टियोक्लास्ट ज़्यादा टूटेंगे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम ज़्यादा होगा, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, हाइपर पैराथायराइडिज्म। देखो, कोई भी वैल्यू है, कोई भी हार्मोन की, उसको क्या रखना है, एक नॉर्मल उसकी सेट पॉइंट पर रखना है। अगर वो उस सेट पॉइंट से बढ़ जाए तो वो कंडीशन फिर कहलाएगी हाइपर पैराथायराइडिज्म। अगर वो सेट पॉइंट से कम हो जाए फिर हम उसको कहते हैं हाइपोपैराथायराइडिज्म। तो ये ओवरऑल हमने एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा जो कि पैराथायराइड ग्लैंड का था। पैराथायराइड ग्लैंड कब रिलीज होता है, जब कैल्शियम के लेवल कम होता है। तो कैल्शियम के लेवल को क्या कराता है, इंक्रीज कराता है। पहला ऑस्टियोक्लास्ट से बोन को तोड़कर बोन में से कैल्शियम को जो है लेकर आता है, यानी कि अगर हम इसके लिए टर्म यूज करें तो ये क्या कराता है, डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी कि बोन की ब्रेकडाउन कराता है और उसमें से कैल्शियम और मिनरल्स वगैरह जो होते हैं वो वहां से निकल कर कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ से, किडनी से। किडनी की किस जगह से, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन की किस पार्ट से, डीसीटी से। विटामिन डी की एक्टिवेशन कराता है लिवर और किडनी से, ताकि विटामिन डी कहाँ जाए, इंटेस्टाइन पर जाए और वहाँ से क्या करे, जो भी फूड है वहाँ से कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन करा सके। बाकी दो टर्म्स हमने पढ़ी, एक वो जो कैल्शियम का लेवल जिसमें पीटीएच का लेवल कम हो जाता है तो कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली सोडियम और पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है जिसकी वजह से टेटनी हो जाती है। दूसरा है हाइपर पैराथायराइडिज्म। अगर पैराथायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से पैराथ हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहे हैं, तो पैराथ हार्मोन रिलीज होते हैं तो वो ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ती है तो बोन्स क्या हो जाती है, पोरस हो जाती है, और उसके बाद क्या होता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज रहता है। अब ब्लड के अंदर यहाँ कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है तो इससे कौन सी बीमारी हो सकती है, इस अगर ये ब्लड ब्लड है और ब्लड के अंदर क्या है भाई, कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा है। अब ये ब्लड जो है कहाँ से गुजरता है, ऑब्वियसली किडनी से गुजरता है, क्योंकि किडनी के अंदर ब्लड जाकर फिल्टर होता है। जब ये किडनी से गुजरेगा तो वहाँ पर भी क्या होगा, किडनी के अंदर भी कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा। तो जिसकी वजह से हमने पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था होम्योस्टेसिस में कि कैल्शियम क्या करता है, ऑक्जिलेट के साथ कंबाइन होकर और फॉस्फेट के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेता है, किडनी स्टोन। तो यानी कि अगर किडनी से जो ब्लड गुजर रहा है उसके अंदर कैल्शियम ज़्यादा है तो इट में लीड टू किडनी स्टोन। तो हाइपरपैराथायराइडिज्म के पेशेंट में किडनी स्टोन हमें देखने को मिलता है और हाइपरपैराथायराइडिज्म के पेशेंट में टेटनी देखने को मिलता है। अब इसके लिए हम टेस्ट देख सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट हैं। देखो, किडनी स्टोन हो रहा है ना, तो किडनी स्टोन के लिए हमें जो है पहले टेस्ट कौन सा कराना पड़ेगा, पैराथायराइड हार्मोन का। अगर इसका लेवल बढ़ा हुआ आ रहा है तो ऑब्वियसली इट में लीड टू किडनी स्टोन, तो हमें इस हार्मोन को ट्रीट करना पड़ेगा। अगर जो है यूरिन के अंदर भी देख सकते हैं, यूरिन डीआर कराया जाता है। अगर यूरिन डीआर में कैल्शियम के पार्टिकल्स और प्रेसिपिटेट्स वगैरह आ रहे हैं, क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब कि पेशेंट को क्या है, किडनी स्टोन है। और दूसरे क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी जो है करके देख सकते हैं कि पेशेंट को किडनी स्टोन है या हाइड्रोनेफ्रोसिस है, जो भी बीमारी अगर पेशेंट को पेन होता है बैक पर, तो इस तरह से मल्टीपल टेस्ट किए जाते हैं। और कुछ ऐसा भी होता है कि पैराथायराइड ग्लैंड में लोब्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, नोड्यूल्स वगैरह बन जाते हैं, जिसका जो है ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले मेडिसिन वगैरह दी जाती है। अगर पैराथायराइड ग्लैंड ज़्यादा एक्टिवेट हो रहा है तो उसको पहले सबसे पहले ट्रीटमेंट क्या होता है, मेडिसिन से ट्रीट किया जाता है। अगर मेडिसिन नहीं होती देन वी विल गो फॉर अ सर्जरी, तो इसकी फिर सर्जरी परफॉर्म की जाती है। सर्जरी का इसका जो नाम है वो है पैराथायराइडेक्टोमी।
पैराथायरॉइडेक्टोमी। यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है, जब मेडिकल टर्म आगे जब आप लोग जाओगे मेडिकल फील्ड में तो वहाँ इन टर्म्स की जो मीनिंग होती है ना वो याद रखनी होती है। यहाँ पर जैसे डेक्टोमी आ रहा है तो इधर यहाँ पर जो डेक्टोमी का वर्ड आ रहा है, इस डेक्टोमी का क्या मतलब है कि उस जगह पर कट लगाया जाएगा, उस जगह को ओपन किया जाएगा, देन वहाँ पर जो है सर्जरी करके वो भी जो भी अनवांटेड पार्ट है या जहाँ भी कोई डिजीज़ है उस जगह को फिर क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। यानी कि ये जो डेक्टोमी, ओटोमी, इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो प्रीफिक्स वगैरह हैं, वो सारे कहाँ यूज़ किए जाते हैं, सर्जरी में यूज़ किए जाते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।